हेलो, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से आप सबकी पढ़ाई चल रही होगी। तो देखो, मैं आपके लिए आज है ना मनोविज्ञान के पीछे से अध्याय लेके आई हूँ, यानी कि आगे से नहीं, पीछे से चलेंगे हम। ठीक है? तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है शिक्षा में अवधारणा, निहितार्थ, आत्मसंप्रत्यय, मनोवृत्ति, रुचि, अभिरुचि, आदत, योग्यता और सामाजिक कौशल। तो इसके अंतर्गत हम आज पढ़ेंगे आत्मसंप्रत्यय। ठीक है? आत्मसंप्रत्यय। तो मैं बोलूँगी, आप सुन लेना। ठीक है? और ये जो बिल्कुल शॉर्ट में बनाए मैंने, जो इम्पोर्टेंट थे वो मैं लिख चुकी हूँ, तो आप इसको भी पढ़ लेना। लेकिन आप सुनते समय संप्रत्यय जो है, इसका अभिप्राय क्या है? तो देखो, एक व्यक्ति अपने गुणों और व्यवहार आदि के संबंध में जो विचार रखता है, यानी कि जिस प्रकार से अपने आप को देखता है, वही उसका आत्मसंप्रत्यय हो जाता है। जैसे कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मेरी भूमिका क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है। ठीक है? ध्यान रहेगा ना आत्मसंप्रत्यय का मतलब। अब देखो, जेम्स ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी में सन 1890 में इस धारणा का सर्वप्रथम विवरण प्रस्तुत किया था। किसने किया था? जेम्स ने, विलियम जेम्स ने किया था अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। यानी कि 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए कि विलियम जेम्स की पुस्तक कौन सी है, तो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी हो गई, है ना। और इसका आत्मसंप्रत्यय का जो प्रस्तुत किया था 1890 में किया था। विलियम जेम्स ने क्या लिखा है इस पुस्तक में? व्यक्ति प्रतिमान का केंद्र बिंदु आत्मसंप्रत्यय है। व्यक्ति प्रतिमान का केंद्र बिंदु ही क्या है? आत्मसंप्रत्यय है। और फ्रायड ने आत्म प्रत्यय को अहम कहा है। फ्रायड ने क्या कहा है? आत्म प्रत्यय को अहम कहा है। और स्लीवन ने आत्म संप्रत्यय को आत्मतंत्र से संबोधित किया है। तो याद रहेगा ना कि विलियम जेम्स ने अपनी पुस्तक में सर्वप्रथम विवरण प्रस्तुत किया था। ठीक है? और विलियम जेम्स ने क्या लिखा था? व्यक्ति प्रतिमान का केंद्र बिंदु है आत्म संप्रत्यय। तो देखो, ये आत्म संप्रत्यय के बारे में जो परिभाषा थी वो बता चुकी। अब देखो, इसमें आत्म का मतलब क्या होता है? आत्म का मतलब स्वयं होता है। प्रत्यय का मतलब धारणा होती है, यानी कि स्वयं के बारे में जो धारणा बनाते हैं हम, उसको ही आत्म संप्रत्यय कहते हैं। अब बच्चों का जो आत्म संप्रत्यय होता है वो 2 प्रकार का होता है, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक। शारीरिक आत्म संप्रत्यय में शरीर की सुंदरता आ जाती है, और मनोवैज्ञानिक आत्म प्रत्यय में चिंतन, भावना, स्मृति, कल्पना, जो भी हम काल्पनिक विचार करते हैं वो आ जाते हैं। ठीक है? उस टाइप के गुण आ जाते हैं। आत्म प्रत्यय अनुभव और व्यवहार से संशोधित होता है। आत्म प्रत्यय जो है अनुभव और व्यवहार से, यानी कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ना, वैसे वैसे वो परिवर्तित होता जाता है, संशोधित होता जाता है। आत्म प्रत्यय में व्यक्ति अपने संबंध में देखता है, समझता है और जानता है। आत्म प्रत्यय में व्यक्ति अपने संबंध में देखता है, समझता है और जानता है। प्रत्येक व्यक्ति का आत्म संप्रत्यय उसके विचारों पर आधारित होता है। ठीक है? प्रत्येक व्यक्ति का आत्म संप्रत्यय उसके विचारों पर आधारित होता है। यानी कि ये समझ लो आप तो कि आत्म प्रत्यय व्यक्ति के स्वयं का दर्पण है, कि हम अपने आप को किस रूप में देखते हैं, कैसे देखते हैं। ठीक है? तो देखो, अब इसके बाद क्या आएगा? परिभाषा देखो, जिस प्रकार हम अपने आप का प्रत्यक्षण करते हैं, अपने आप को देखते हैं, अपनी क्षमताओं, गुणों के बारे में विचार रखते हैं, उसी को आत्मसंप्रत्यय कहते हैं, आत्मधारणा कहते हैं। निर्माण की जो प्रक्रिया है, उसको अगर ऐसे आ जाए एग्जाम में कि इनको क्रम से बताइए, तो वो क्रम लिख चुकी मैं। अवलोकन, तुलना, विभेदीकरण, सामान्यीकरण और प्रत्यय निर्माण। ठीक है? ये क्रम याद रखना आप। अवलोकन, तुलना, विभेदीकरण, सामान्यीकरण और प्रत्यय निर्माण। अब देखो, स्वयं के बारे में जानना, चिंतन करना, उसका विश्लेषण करना आत्मसंप्रत्यय या स्वप्रत्यय होता है। ठीक है? स्वप्रत्यय, स्व का मतलब अपने आप के बारे में जानना। तो ध्यान रहेगा ना आपको। अब देखो, बालकों में पहले शारीरिक प्रतिमाएं विकसित होती है, यानी कि बालक 6 से 7 वर्ष की अवस्था में होता है, तो शारीरिक प्रतिमाएं मनोवैज्ञानिक प्रतिमाओं को मिलाकर एक आत्मसंप्रत्यय बना लेते हैं वो। ठीक है? नए अनुभव के बढ़ने के साथ साथ इनमें संशोधन और परिवर्तन होता रहता है। ये बता चुकी मैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे परिवर्तन होगा तो संशोधन होगा। ठीक है? अब देखो, आत्मसंप्रत्यय की जो प्रमुख परिभाषा हैं वो किस किसने दी है? मैंने यहाँ पर 3 परिभाषाएं लिखी है। तो देखो, विलियम जेम्स के अनुसार आत्मसंप्रत्यय का क्या बताया उन्होंने, कि उन सबका पूर्ण योग है जिसको मनुष्य अपना कहकर पुकारता है। आत्मसंप्रत्यय उन सबका पूर्ण योग है जिसको मनुष्य अपना कहकर पुकारता है, विलियम जेम्स ने ऐसा कहा है। आइजनिक ने के अनुसार देखो, व्यक्ति के व्यवहार, योग्यताओं और गुणों के संबंध में उसकी अभिवृत्ति, निर्णय, मूल्य के योग को ही आत्मसंप्रत्यय कहते हैं। आइजनिक ने क्या कहा है? व्यक्ति के व्यवहार, योग्यता, गुणों के संबंध में। ठीक है? व्यक्ति के व्यवहार, आप तो अगर ये आ जाए ना, अभिवृत्ति, निर्णय और मूल्यों के योग को आत्मसंप्रत्यय कहते हैं, तो सोच लेना कि आइजनिक की परिभाषा है ये। जेम्स ड्रेवर ने क्या कहा है? जेम्स ड्रेवर ने आत्म शब्द का प्रयोग बहुधा अहम के अर्थों में किया है, कि उन्होंने कहा है कि यह एक एजेंट है जो अपने ही पहचान के स्थायित्व के संबंध में चेतन रहता है। ठीक है? तो ये मैं लिख चुकी हूँ, ये मैंने लिखा नहीं है शायद, जेम्स ड्रेवर का। तो अब आत्मसंप्रत्यय जर्सिडी के अनुसार व्यक्ति का आंतरिक संसार है। इसकी रचना व्यक्ति के भावों, विचारों, आशाओं, भय, कल्पना आदि से होती है, कि वह कौन है, वह क्या था, क्या बनेगा, इसकी अभिवृत्ति भी इसमें शामिल हो जाती है। तो इसके जर्सिडी के अनुसार
ये परिभाषा आए तो आप समझ लेना जर्सिल के अनुसार है व्यक्ति का आंतरिक संसार, है ना, भाव, आशा, कल्पना आदि से होता है। और कौन है, क्या है, ठीक है। आत्म प्रत्यय के जो पहलू होते हैं, आत्म प्रत्यक्षीकरण, स्वयं को देखना, आत्मचिंतन, स्वयं के बारे में सोचना, आत्मरक्षा, स्वयं की रक्षा गलत विचारों से, है ना, आत्म मूल्यांकन, स्वयं के बारे में निर्णय करना। तो का मतलब शब्द में ही पता चल रहा है, स्वयं को देखना, आत्मचिंतन, स्वयं के बारे में चिंतन करना, आत्मरक्षा, स्वयं की रक्षा गलत विचारों से, और आत्म मूल्यांकन, स्वयं के बारे में निर्णय लेना, ठीक है। अब देखो अब उसके बाद आत्म संप्रत्यय को प्रभावित करने वाले कारक, उसमें देखेंगे हम आत्म संप्रत्यय को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो देखो परिपक्वता, है ना, अभिप्रेरणा, अभिवृत्ति, वातावरण, आकांक्षा स्तर, अनुभव, सीखने के अवसर, समायोजन, अध्यापक विद्यालय का प्रभाव, सामाजिक और वैज्ञानिक कारक हो जाएंगे, और भौतिक योग्यताएं जिसके अंतर्गत तर्क, चिंतन, सोच, कल्पना, ये सभी आ जाएंगे, ठीक है। एक बार और सुन लेना, परिपक्वता, अभिप्रेरणा, अभिवृत्ति, वातावरण, आकांक्षा स्तर, अनुभव, सीखने के अवसर, समायोजन, अध्यापक विद्यालय का प्रभाव, भौतिक योग्यताएं, तर्क, चिंतन, सोच, कल्पना, ठीक है। तो ये प्रभावित करने वाले कारक हो गए। अब आत्म प्रत्यय का विकास कैसे होता है, तो देखो मानव जीवन के प्रत्येक वर्ष के अंत तक बालक अपने आप को अलग प्राणी के रूप में समझने लगता है, ठीक है। और 6 से 7 वर्ष की अवस्था तक बालक एक यथार्थ आत्म प्रत्यय बना लेता है, यानी कि जब छोटा होता है तो वो अलग समझता है अपने आप को, बिल्कुल डिफरेंट समझता है, और 6 से 7 के बाद वो आत्म प्रत्यय का उस गुण जो है उसके अंदर विकसित होने लगता है। एक बार आत्म प्रत्यय का निर्माण होने के बाद, है ना, अनुभव के बढ़ने के साथ साथ संशोधन होता रहता है बालक के अंदर, और आत्म प्रत्यय बालकों की चिंतन, संवेग, स्मृति, कल्पना आदि गुणों पर आधारित होता है, ये बता चुकी मैं, है ना। अब देखो आत्मा का संप्रत्यय क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पर। तो नवजात शिशु जो है, आत्मा के बारे में उसकी कोई धारणा नहीं होती है। जब नवजात शिशु होता है तो वो कुछ नहीं समझता है, ये पता है आपको, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसमें आत्मा की जो धारणा है उसका गुण जो है विकसित होने लगता है। उसके अंदर जब आत्म संप्रत्यय का गुण विकसित होता है तो उसमें किस किस की भूमिका होती है, तो देखो माता पिता होते हैं, शिक्षक होते हैं, है ना, अन्य महत्वपूर्ण जो भी लोग होते हैं आसपास के, उनके दोस्त वगैरह जो भी हो जाएंगे, तो उनकी अहम भूमिका होती है। कि व्यक्ति का जो स्व संप्रत्यय होता है 2 पक्षों में निर्मित होता है, ठीक है, 2 पक्षों में, व्यक्तिगत पहचान और एक सामाजिक पहचान। व्यक्तिगत पहचान जो होती है उससे देखो कि इसका तात्पर्य, मतलब इसका जो परिभाषा है, या इसको ऐसे समझ सकते हैं हम कि उन गुणों से है व्यक्तिगत पहचान जो उसे अन्य दूसरों से भिन्न करते हैं, यानी कि सबके अंदर एक डिफरेंट गुण होता है, ठीक है। तो ये हो गई व्यक्तिगत पहचान। जैसे जब कोई व्यक्ति अपना नाम, यानी कि मेरा नाम दीमई है ना, तो अथवा या फिर मैं ईमानदार हूँ, मैं मेहनती हूँ, मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन बनाती हूँ, है ना, तो ये विभिन्न क्षमताएं हो गई मेरी, यानी कि मैं गायक हूँ, या मैं, मतलब कुछ भी अपने बारे में जो एक अलग गुण होता है ना अपना, उसको बोलते हैं व्यक्तिगत पहचान। सामाजिक पहचान क्या होती है, सामाजिक पहचान होती है कि सामाजिक सांस्कृतिक समूह से संबंध होता है इसका। जैसे ऐसे समूह से उत्पन्न होते हैं जब कोई यह कहता है कि वह हिंदू है, मुस्लिम है, ब्राह्मण है ना, आदिवासी है, तो ये हो गई सामाजिक पहचान, यानी कि मूल निवासी प्रमाण पत्र का याद आ गई मेरे को यहाँ पर तो सामाजिक पहचान ऐसे समझ सकते हो आप, जाति से। आत्मा क्या है, आत्म क्या है, आत्म यानी कि स्व, मैंने बताया था पहले, स्व आत्मा का मतलब। तो आत्म 2 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत आत्म और सामाजिक आत्म। व्यक्तिगत आत्म में देखो ऐसा आता है कि जिसमें व्यक्ति मुख्य रूप से अपने में ही संबंध होने का अनुभव करता है, जैविक आवश्यकताएं आ जाती है, जैविक आत्म को विकसित करती है व्यक्तिगत आत्म, जिसमें व्यक्ति अपने में ही संबंध होने का अनुभव करता है। सामाजिक आत्म में दूसरों के संबंध में होता है प्रकटीकरण, जो हमारा प्रकटीकरण नजरिया होता है दूसरों के संबंध में होता है, जिसमें सहयोग, एकता, है ना, त्याग, समर्थन, भागीदारी जैसे पक्ष आ जाते हैं। इस प्रकार से आत्म जो है परिवार और सामाजिक संबंधों को महत्व देता है। अब देखो जो विलियम जेम्स ने अपनी पुस्तक मनोविज्ञान के सिद्धांत, यानी कि आपको विलियम जेम्स की एक और पुस्तक के बारे में याद हो चुका है कि मनोविज्ञान के सिद्धांत पुस्तक के लेखक है विलियम जेम्स, ठीक है। और उनकी पहली जो पुस्तक थी प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, ये भी उनकी थी। अब देखो इन्होंने आत्म प्रत्यय के 4 प्रकार बताए। विलियम जेम्स ने अपनी पुस्तक मनोविज्ञान के सिद्धांत में आत्म प्रत्यय के 4 प्रकार बताए हैं। भौतिक आत्म प्रत्यय, आध्यात्मिक आत्म प्रत्यय, सामाजिक आत्म प्रत्यय और शुद्ध अहम आत्म प्रत्यय, जो मैं यहाँ लिख चुकी हूँ, है ना, चारों के प्रकार। लेकिन इनके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ कि भौतिक आत्म प्रत्यय क्या होता है। शारीरिक रूप से संबंधित होता है भौतिक, इसमें व्यक्ति की भौतिक उपलब्धियाँ शामिल होती है, जैसे कि संपत्ति, यह मेरा घर है ना, यह चीज़ मेरी है, ये मेरा है, वो भौतिक सुख, ठीक है। उसके अलावा आध्यात्मिक क्या होता है, आध्यात्मिक के अंतर्गत सोच आ जाती है, चिंतन आ जाता है, विचार आ जाता है, संवेग आ जाता है, आध्यात्मिक, ठीक है, मनोवैज्ञानिक रूप से संबंधित होता है आध्यात्मिक आत्म प्रत्यय। और सामाजिक आत्म प्रत्यय क्या होता है, सामाजिक आत्म प्रत्यय में कि यह बेटा मेरा है, यह मेरा मित्र है ना, सामाजिक रूप से, समाज की दृष्टि से मानव का संबंध समाज से होता है, ठीक है ना। तो यह मेरा बेटा है, यह मेरा मित्र है, ये सामाजिक आत्म प्रत्यय हो जाएगा। शुद्ध अहम आत्म प्रत्यय क्या है, वास्तव में मैं क्या हूँ, यह है शुद्ध अहम आत्म प्रत्यय। इसके अंतर्गत व्यक्ति की व्यक्तिगत और नैतिकता के भाव आते हैं। शुद्ध अहम के अंतर्गत व्यक्तिगत भाव आते हैं। अब एक चीज़ और याद रखो, तो वास्तविक आत्म प्रत्यय वह कौन है, क्या है,
वास्तविक आत्म प्रत्यय का मतलब होता है वह कौन और क्या है। और आदर्श आत्म प्रत्यय जो होता है, आदर्श आत्म प्रत्यय का मतलब वह क्या है, क्या बनना चाहता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लिखे हैं मैंने। सेलिवन ने आत्म संप्रत्यय को आत्मतंत्र कहा है। क्या कहा? तो सेलिवन है, सेलिवन कौन है? सेलिवन। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने आत्म संप्रत्यय को आत्मतंत्र कहा है, आत्मतंत्र। ठीक है, आत्मतंत्र। सेलिवन ने आत्म प्रत्यय को आत्मतंत्र कहा है। केटल ने क्या कहा है आत्म संप्रत्यय को? केटल ने कहा है नींव का पत्थर। क्या बोला है? व्यक्तित्व नींव का पत्थर है, व्यक्तित्व नींव का पत्थर। नींव पत्थर से ध्यान रखना अगर ऐसा आ जाए तो कि किसने कहा है, तो केटल ने कहा है। ठीक है, नींव का पत्थर किसने कहा है? केटल के अनुसार आत्म संप्रत्यय व्यक्ति के नींव का पत्थर है। ठीक है, केटल के अनुसार। कोल रोजर्स ने क्या कहा है? कोल रोजर्स ने अहम को आत्म संप्रत्यय बताया है। जो सिगमंड फ्राइड का है ना अहम, सुपर ईगो, उसको किसको? सुपर ईगो। ठीक है, सुपर ईगो, इसको आत्म संप्रत्यय कहा है। किसने कहा है? कोल रोजर्स ने। ठीक है, कोल रोजर्स ने। तो ध्यान रखना, कोल रोजर्स ने ये सुपर ईगो को आत्म संप्रत्यय कहा है। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट पे चलते हैं हम, आत्म संप्रत्यय परीक्षण, है ना। उसके पहले मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ कि आत्मसम्मान या स्वसम्मान क्या है। सम्मान किसको कहते हैं? व्यक्ति के रूप में हम सदैव मूल्य, मान और अपनी योग्यता के बारे में निर्णय आकलन करते रहते हैं, तो इन मूल्यों को आत्मसम्मान कहते हैं। ठीक है, तो आत्मसम्मान ज़्यादा पाया जाता है, कुछ में कम पाया जाता है, तो क्योंकि विभिन्नता है यहाँ पर, अलग अलग प्रकार के लोग हैं। तो देखो बच्चों में जो स्वसम्मान होता है 4 क्षेत्रों में निर्मित होता है बच्चों में, शैक्षिक, सामाजिक, शारीरिक और खेलकूद। ठीक में स्वक्षमता में भी लोग भिन्न होते हैं। अब देखो उदाहरण, परीक्षा में उत्तीर्ण होना। एक व्यक्ति यदि ऐसा विश्वास रखता है कि वो किसी स्थिति विशेष की मांगों के अनुसार उसमें योग्यता है, व्यवहार करने की क्षमता है, इसमें उच्च आत्म सक्षमता होती है। ठीक है, तो ये हो गया। तो आप यहाँ पर देखो आत्म सक्षमता की अवधारणा बांडुरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत पर आधारित है। आत्म सक्षमता, ये इसके बारे में बता रही हूँ मैं, है ना। तो इसका जो ये है आत्म सक्षमता की जो अवधारणा है बांडुरा के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, बांडुरा, तो ध्यान रखना बांडुरा के सिद्धांत पर आधारित है। अगर क्वेश्चन आ जाए आत्म सक्षमता की अवधारणा किसके सिद्धांत पर आधारित है, तो बांडुरा के। और कौन से सिद्धांत? सामाजिक अधिगम सिद्धांत पर। ठीक है, तो ध्यान रखना बच्चे और वयस्क दूसरों का प्रेक्षण और अनुकरण कर व्यवहार को सीखते हैं। इनके अनुसार, बांडुरा के अनुसार, इन्होंने जो बताया है, बच्चे बड़ों दूसरों के अनुकरण के अनुसार व्यवहार करके सीखते हैं। अब उसके बाद देखो आत्म नियमन यानी कि स्वनियमन है ना। स्वनियमन के अंतर्गत देखो कि व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आती है जब स्वयं अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखना होता है। स्वनियमन क्या होता है? नियंत्रण रखना होता है, यानी कि अपने आप को कंट्रोल करना। विद्यार्थी जीवन में कई बार कोई आवश्यकता होने पर किसी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु उस आवश्यकता की पूर्ति में स्वयं पर नियंत्रण द्वारा देरी की जाती है। जैसे उदाहरण देखो आप। तो आत्मनियमन का उदाहरण क्या है? टेलीविजन देखने का शौक होने पर भी परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करने के लिए टेलीविजन देखने के व्यवहार को नियंत्रित करना। यानी कि हमें टीवी देखने का बहुत शौक है लेकिन परीक्षा है तो हम उसको नियंत्रित करेंगे, है ना। जंक फूड के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए अपने खान पान की आदतों पर नियंत्रण करना, यानी कि किसी भी आदत में नियंत्रण करना। हमें पता है कि टीवी देखने से चश्मा लग जाएगी, आंखें खराब होगी, या कुछ भी समझ सकते हो आप, या फिर हमारे एग्जाम है, हमें टीवी देखना कम करना पड़ेगा, यानी कि किसी भी आदत को नियंत्रित करना। ठीक है, उसमें उसको एक रूल्स के अकॉर्डिंग देखना, यानी कि कम देखना है। ठीक है, खाने में भी जैसे जंक फूड, फास्ट फूड, इनसे पता है हमें कि स्वास्थ्य पर बहुत नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको नियंत्रित कर सकते हैं कि हम बहुत कम खाएंगे, कभी कभी खाएंगे। तो ऐसे आप समझ सकते हो, है ना। अब संप्रत्यय परीक्षण क्या है? तो 1984 में शाश्वत आत्मबोध प्रश्नावली, ठीक है, किसके अनुसार? राजकुमार सारस्वत के अनुसार। ठीक है ना, 1984 में सारस्वत आत्मबोध प्रश्नावली परीक्षण जो हुआ था राजकुमार सारस्वत के अनुसार। 1970 में पर्सनैलिटी डिफरेंशियल मापनी का परीक्षण जो हुआ था केजी अग्रवाल, इन्होंने क्या किया था? 15 वर्ष से या इससे अधिक आयु के बालकों के लिए परीक्षण किया था। उसके बाद 1979 में आत्मबोध परीक्षण, है ना, गौरी व गोस्वामी के द्वारा। 1989 में ही सेल्फ कॉन्सेप्ट सूची मुक्ता रानी रस्तोगी के अनुसार, और 1960 में सागर शर्मा के अनुसार। 1960 में जो किया गया था ये हाई स्कूल के छात्रों के लिए उपयोगी था। ठीक है, अब देखो हम लास्ट में बात करते हैं आत्म संप्रत्यय एवं शिक्षा। ठीक है, संप्रत्यय और शिक्षा। तो देखो शिक्षक प्रक्रिया के दौरान यदि शिक्षक विषय वस्तु की जीवन में उपयोगिता पर ध्यान केंद्रित करता है तो निश्चित रूप से विद्यार्थियों के आत्म प्रत्यय को विकसित करने में सहायक होता है।
ठीक है ना। आत्म प्रक्रिया के दौरान यदि शिक्षक जो है विषय वस्तु की जीवन में उपयोगिता पर ध्यान करता है कि विषय वस्तु का जीवन में क्या उपयोग है, अगर इस पर ध्यान केंद्रित करता है तो निश्चित रूप से विद्यार्थियों में आत्म प्रत्यय को विकसित किया जा सकता है। और विद्यार्थियों में स्व जागरूकता उत्पन्न की जानी चाहिए, जिससे विद्यार्थी जान सके कि वे क्या है, उनका समूह समुदाय में क्या स्थान है, ठीक है ना। तो शिक्षक को यह भी करना चाहिए कि स्व जागरूकता उत्पन्न की जानी चाहिए, है ना, जिससे उनको पता चले कि वे क्या है, क्या करना चाहते हैं। अब विद्यार्थियों को अपनी सफलता, असफलता, शक्ति, दुर्बलता आदि को सही प्रकार से पहचानना और उनका आकलन करना, इसकी जो भावना है वो भी विकसित होनी चाहिए विद्यार्थियों के अंदर। उनको आना चाहिए ये कि हमारी कमजोरी क्या है ना, और उसको सुधारा कैसे जा सकता है। और अध्यापक अपने स्नेह, आत्मीयतापूर्ण व्यवहार और अभिप्रेरणा के द्वारा विद्यार्थियों में उचित आत्म प्रत्यय विकसित कर सकता है। यानी कि इसमें अध्यापक की ही सबसे बड़ी भूमिका होती है। अध्यापक अपने प्यार और अपने आत्मीयतापूर्ण व्यवहार, अपनापन जो होता है ना, अपनेपन के व्यवहार से अभिप्रेरणा के द्वारा उनको प्रेरणा देते हुए उचित आत्म प्रत्यय विकसित कर सकता है। आपको समझ आया है तो ठीक है, नहीं आया है तो ये नोट्स पढ़ लेना आप। वैसे समझ आ चुका होगा क्योंकि मैंने बताया है जितना मेरे को आता है, क्योंकि मनोविज्ञान तो ऐसे ही है। मनोविज्ञान के बहुत सारे उदाहरण होते हैं, किस तरीके से समझाते हैं, सब अलग अलग तरीके से समझा सकते हैं, है ना। तो आज हमने पढ़ लिया आत्मसंप्रत्यय, कल हम पढ़ेंगे अभिवृत्ति, ठीक है। तब कल हम अभिवृत्ति के बारे में पढ़ेंगे, तो आपका एक एक कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। तो इसमें आपको जो जो मतलब क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन में है ना, इसमें यूट्यूब पे डाल दूंगी कम्युनिटी पोस्ट में पोल क्वेश्चन के रूप में। हमने आत्मसंप्रत्यय पढ़ दिया, तो मैंने 3-4 क्वेश्चन तो डाल दिया, आप सब कर सकते हो वहाँ जाके, है ना। ऐसे ही करेंगे अपन, इधर जो टॉपिक पढ़ेंगे ना उसके हिसाब से क्वेश्चन बनाया करेंगे, मतलब मैं बना दूंगी, आप कर लेना, ठीक है। तो बताना कैसा लगा। जो क्वेश्चन होंगे ना वो पूछ सकते हैं आत्मसंप्रत्यय के बारे में कौन सा सही नहीं है, या इसकी परिभाषा किसने कौन सी दी। हाँ, तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, जैसे एक बार देखोगे ना याद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है मनोविज्ञान, तो बस समझने का है सब कुछ। तो बता देना कैसा लगा, क्या था, और समझ आया कि नहीं आया। अगर समझ नहीं आया तो मेरा कोई फ़ायदा नहीं बनाने का।